सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल चौधरी और आज आपके सामने एक नया सिस्टम लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसे अपन बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, सो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर अपन बात करें तो इन जनरल अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करी जाए तो कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं आप लोगों को सभी को पता है। अगर इन जनरल में अगर अपन बात करें तो इन जनरल में आप खुद देखिए क्या क्या सबसे पहले माउथ से स्टार्ट होती है कैविटी। माउथ माउथ के बाद में ये जो फेरिंग्स होता है फेरिंग्स, उसके बाद इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद रेक्टम और एक्सक्रीशंस। सो इसके अदर ऑर्गन्स भी होते हैं, एसेसरी ऑर्गन्स जिन्हें बोलते हैं, लाइक पेनक्रियास, लिवर, गॉल ब्लैडर। ओके, सो ये एसेसरी ऑर्गन्स के रूप में आते हैं। इनका एक जनरल व्यू है ये जो आपको देखने को मिलता है। अब जब अगर अपन बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर अपन ऊपर से एक फ्लो चार्ट बनाते हैं तो उस फ्लो चार्ट को समझिए। कुछ फ्लो चार्ट कुछ इस तरीके से बनता है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो आप लोग उस फ्लो चार्ट को समझने की कोशिश करना कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। जैसे अपन स्टार्टिंग माउथ से करते हैं तो माउथ से स्टार्ट करते हैं, मतलब ये माउथ, ये वाला पोर्शन माउथ की बोल रहे हैं, ये माउथ हो गया, ठीक है। ये नेजल कैविटी हो गई जो कि नाक नोज से होती हुई आती है। ये माउथ हो गया जिसे अपन ओरल कैविटी बोल सकते हैं, ठीक है, ओरल कैविटी बोल सकते हैं, नेजल कैविटी बोल सकते हैं। अब देखिए ये यहाँ पर पोर्शन डिवाइड होता है दो भागों में। दो भागों में मतलब ये एक पोर्शन जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ, रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ, और दूसरा जाता है जीआईटी सिस्टम की तरफ, जीआईटी सिस्टम की तरफ। तो देखो जीआईटी सिस्टम की तरफ अब अपन चलें तो ये पोर्शन यहाँ तक कुछ इस तरीके से आता है। अब देखो ये तो हो गया ओरल कैविटी, ये यहाँ पर होता है फेरिंग्स। क्या होता है? फेरिंग्स। अब इस फेरिंग्स में देखो ये यहाँ पर जीभ टंग होती है, ये पीछे की तरफ फेरिंग्स होता है। इस फेरिंग्स के तीन पार्ट होते हैं। देखो फेरिंग्स के तीन पार्ट आप समझना कैसे फेरिंग्स के तीन पार्ट हैं। इस फेरिंग्स के तीन पार्ट को अगर अपन डिवाइड करें तो नोज के जस्ट पास वाले को नेजोफेरिंग्स, ओरल के जस्ट पास वाले को ओरोफेरिंग्स, और जो यहाँ पर जो है लेरिंग्स, उस लेरिंग्स के पास वाले को बोलते हैं लेरिंगोफेरिंग्स। तो ये तीन पोर्शन है इस फेरिंग्स के, ठीक है। उसके बाद आता है इसोफेगस, इसोफेगस। अब ये इसोफेगस थोड़ा सा नीचे की तरफ डाउनवर्ड जाके फिर उसके बाद ये स्टमक कुछ इस तरीके से स्टमक बन जाता है, ये स्टमक। अब इस स्टमक के यहीं पर थोड़ा सा पीछे की तरफ अपन देखें तो कुछ इस तरीके से एक पत्तीनुमा संरचना होती है, एक पत्तीनुमा संरचना होती है जिसे अपन बोलते हैं क्या? पेनक्रियास। क्या बोलते हैं? पेनक्रियास। क्या बोलते हैं? पेनक्रियास। इस पेनक्रियास से एक डक्ट निकलती है जिसे बोलते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट। अब देखिए ये कुछ इस तरीके से आगे की तरफ मूव करेगी, सबको पता है ये ओके। साथ ही साथ यहां पर एक ऑर्गन होता है जिसका नाम लीवर होता है। लीवर के दो पार्ट होते हैं, राइट पार्ट, लेफ्ट पार्ट। यहां से एक डक्ट निकलती है जिसे अपन हिपैटिक डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिपैटिक डक्ट। और यहां पर होता है गाल ब्लैडर, यहाँ पीछे की तरफ होता है गाल ब्लैडर। इस गाल ब्लैडर से एक डक्ट निकलती है जिसे बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। क्या निकलती है? सिस्टिक डक्ट। अब देखो ये सिस्टिक डक्ट और ये गाल ब्लैडर की जो डक्ट है ये आपस में मिलकर एक डक्ट बनाती है जिसे अपन बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। ये हिपैटिक डक्ट, ये सिस्टिक डक्ट, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पर ये वाली डक्ट कौन सी? पेनक्रियाटिक डक्ट। और ये कॉमन बाइल डक्ट जहां पर मिलती है यहाँ पर एक जंक्शन बनता है जिसे बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। उसके बाद देखिए ये यहां से ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई हो गया, ऑफ ओडाई, ठीक है। अब ये यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन भी तीन भागों में है। ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जहां पे ये मिला है, ये डक्ट ओपन हुई है, इसे अपन बोलते हैं ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। इसके जस्ट बाद वाला जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं जेजुनम, और जेजुनम के बाद में होता है इलियम। तो देखो यहाँ पर एक ये लार्ज इंटेस्टाइन ऊपर की तरफ स्टार्ट होगी, उसके बाद यहाँ पर एक पोर्शन बच जाता है जिसे अपन क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स बोलते हैं।
अपेंडिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर एक पोर्शन बचता है नीचे की तरफ जिसे अपन क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो इलियोसिकल वॉल्व होता है, इलियोसिकल वॉल्व होता है, और ये ऊपर की तरफ जब इंटेस्टाइन जाती है तो असेंडिंग, असेंडिंग बोलते हैं इसे, ठीक है। इसको अपन अलग कलर से बना लेते हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये यहाँ से जब अपन ऊपर चलें तो ये होती है लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन कुछ इस तरीके से वापस कन्वर्ट होती है, तो ये हो गई असेंडिंग कॉलम, ये हो गई ट्रांसवर्स कॉलम, और ये हो गई डिसेंडिंग कॉलम। उसके बाद ये यहाँ से कुछ इस तरीके से सिग्मोइड यानी कि एस शेप का परिवर्तन लेती है, इसे बोलते हैं सिग्मोइड कॉलम। और उसके बाद होता है रेक्टम, और रेक्टम के बाद होता है एनएस। तो यहाँ पर ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ओवरव्यू है जो आपको देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक प्रोसेस बताना समझाने जा रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करिएगा। सो उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं माउथ की। माउथ की यहाँ पर जीभ होती है, सबको पता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर होती है सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स का मतलब वो जो कि इस थूक का सिक्रेशन करती है। थूक मीन्स क्या, एक वाटरी सिक्रेशन करती है जिसमें सोडियम, पोटेशियम, बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह होते हैं, ठीक है। एसिडिक, एल्कलाइन, सभी नेचर के अलग अलग नेचर के अलग अलग तरह की ग्लैंड्स होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो जब अपन बात करते हैं कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फूड मूवमेंट इन द इंटेस्टाइन, मतलब कैसे मूवमेंट करता है, हाउ मूवमेंट्स अकर्स ऑफ फूड इन द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए उसके लिए एक प्रोसेस आती है, उस प्रोसेस में 8 नाम आते हैं। कितने नाम आते हैं? 8 में पहला नाम सुनिए, जब खाना खाया, इंजेशन, मतलब जब पहली बार आपने खाने के लिए जब फूड मुंह में रखा तो उसको बोलते हैं फूड इन माउथ, इट इज कॉल्ड एज इंजेशन। क्या होता है? इंजेशन। नेक्स्ट, आप जैसे ही मुंह में रखा तो आपने क्या किया, उसे चबाना स्टार्ट किया, उसको बोलते हैं च्यूइंग। च्यूइंग बोलते हैं, केमिकल डाइजेशन बोल सकते हो या फिर मैकेनिकल डाइजेशन, सॉरी केमिकल डाइजेशन नहीं, केमिकल डाइजेशन स्टमक से स्टार्ट होगा, मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद वो नीचे की तरफ मूवमेंट करता है। नीचे की तरफ मूवमेंट करने के लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, स्वेलोइंग। क्या बोलते हैं? स्वेलोइंग। तो देखो स्वेलोइंग में भी, स्वेलोइंग इच्छा अनुसार हो सकती है, समझ रहे हो? इच्छा अनुसार का मतलब ये कि या तो अपन उसको थूक दें, मतलब अगर अपने कंट्रोल तक है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, थूक सकते हैं, या फिर अपन अंदर उतार सकते हैं। तो कभी कभी वॉलेंट्री होती है, कभी कभी इनवॉलेंट्री होती है। तो जो स्वेलो करने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं डेग्लूटिनेशन। क्या होता है? डेग्लूटिनेशन। डेग्लूटिनेशन प्रोसेस में भी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दो तरीके हो सकती है। इसका जो सेंटर है, मतलब डेग्लूटिनेशन सेंटर जो होता है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा का मतलब ये कि जो ब्रेन का जो पार्ट होता है, ब्रेन की एक पार्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो कि पीछे की तरफ, मतलब पीछे की तरफ तो क्या बोल सकते हो आप उसे, जब प्रोसेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पढ़ोगे तो उसमें आपको एक पोर्शन देखने को मिलेगा मेडुला ऑब्लोंगेटा। वहां पर बहुत सारे सेंटर होते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर्स होता है, डेग्लूटिनेशन सेंटर्स होता है, ऐसे सेंटर्स होते हैं जो प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी की जो प्रोसेसेस होती है उनको कंट्रोल करते हैं। सो वैसे ही डेग्लूटिनेशन सेंटर कहाँ पर होता है? आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा में। उसके बाद नेक्स्ट, जैसे ही फूड अंदर गया, अंदर चला गया, अब आता है डाइजेशन की बारी। किसकी बारी आती है? डाइजेशन। दैट मीन्स फूड जो है अब स्टमक में चला जाएगा। जैसे ही स्टमक में गया वो मिलेगा केमिकल सब्सटेंसों से। केमिकल सब्सटेंस का मतलब यहाँ पर ये निकलता है HCl से। किससे निकलता है? HCl से। जब वो HCl के साथ मिलेगा तो वहां पर उसका डाइजेशन होना स्टार्ट होगा। अब देखिए इसे डाइजेस्ट करने के लिए भी कुछ तरीके की, कुछ स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम्स होते हैं, कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिसे अपन अभी जानते नहीं है। मान लो इस एंजाइम का नाम अपनों ने नहीं सुना, दैट मीन्स अपने को नहीं पता कि ऐसा क्या होता है फूड में। तो देखो जो अब वो गया स्टमक में एक जूस का नाम अपनों ने बचपन से सुन रखा है, वो है HCl। क्या है? HCl। अब वो HCl क्या कर रहा है खाने का, ऐसा क्या किया कि वो डाइजेशन होके बिल्कुल लुगदी बन के एक्सक्रीट आउट हो रहा है एज ए एक्सक्रीटा के रूप में। तो देखिए वहां पर उसका डाइजेशन हुआ। डाइजेशन होने के बाद देखो सबसे पहली बात तो कि केमिकल वहीं आके मिला, इसका मतलब फर्स्ट टाइम केमिकल डाइजेशन कहाँ पर होगा? स्टमक में होगा। उसके बाद फूड आगे बढ़ा। अब देखो आगे बढ़ने के लिए फूड कुछ ना कुछ मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या नाम है?
पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब देखो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप मान लो आपने कभी, आई थिंक कि आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आप नदी के किनारे खड़े हो, आपने बहुत सारे पत्थर घुमाए हैं। अब उस पत्थर में जैसे ही आपने पत्थर डाला तो पत्थर जहां गिरा वो सेंटर बन जाता है और उसके चारों तरफ गोल 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 एक आपको तरंग वेव दिखती है। उस तरंग वेव का तरीका ये होता है, मतलब कुछ तरंगे ऊपर उठती है, कुछ तरंगे नीचे आती है, ऐसे ऐसे कुछ तरंगे होती है। उस मूवमेंट्स को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है, तो इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से जो छठा या सातवां जो पॉइंट आ रहा है वो आता है प्रोपल्शन। क्या बोलते हैं उसको? प्रोपल्सन। प्रोपल्सन का मतलब है फूड का आगे की तरफ सरकना। उसके बाद नेक्स्ट आता है, जब खाना आगे सरका, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद वहां से होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है अवशोषण। अब देखिए अवशोषण का मतलब क्या? अवशोषण का मतलब ये होता है कि कोई भी पदार्थ जब वहां पे पहुंचा तो पहुंचने के बाद उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजों से मतलब ये है, मान लो मिनरल्स हुए, मान लो ग्लूकोज हुआ, मान लो कुछ फैटी एसिड्स हुए, फैटी प्रोडक्ट्स हुए, वसा हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, जो तीन ही चीज खाते हो आप खाने में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। उसके अलावा मिनरल्स हो सकते हैं। तो ये चीजें आपने खाई, विटामिन हो सकते हैं, ये खाने के बाद यहाँ पे पहुंची, आपको नहीं पता उसमें सभी वो मिक्स रूप में रहती है। यहाँ जाने के बाद उनका अलग अलग तरीके से डाइजेशन होने के बाद में अलग अलग तरीके से वो एब्जॉर्ब होती है। उसके बाद एब्जॉर्ब होने के बाद वो क्या करती है? आगे की तरफ मूवमेंट कर रही है, क्योंकि पेरिस्टाल्टिक चल ही रहा। जब पेरिस्टाल्टिक चल रहा है तो फिर आप देखिए कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बाद में प्रोपल्सन हुआ, प्रोपल्सन के बाद उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, और अब एब्जॉर्प्शन के बाद वो बन गया वेस्ट प्रोडक्ट। तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए भी जो आपका एक प्रोसेस जो चल रही है, कौन सी? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, वो हेल्पफुल होती है फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये पहुंचा देती है उसको कहां पर? सिग्मोइड कॉलम तक। सिग्मोइड कॉलम के वहां पर एक स्पिंचर होता है जो वॉलेंट्री स्पिंचर होता है, जिसके ऊपर आपका कंट्रोल होता है, बट इन मे बी ओल्ड एज या फिर जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें ये स्पिंचर कंट्रोल में नहीं रहता। ठीक है, उस समय कुछ इनवॉलेंट्री कंट्रोल होते हैं, उसकी वजह से डिफिकेशन की प्रॉब्लम होती है, बच्चा डायरिया वगैरह कर देता है, जो कि आप डायरिया नहीं बोल सकते, डिफिकेशन हो सकता है, डिफिकेशन के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं रहता। लेकिन अब क्या हो गया, जैसे जैसे आप मैच्योर हो गए तो उसके ऊपर आपका कंट्रोल बढ़ता जाएगा। वैसा ही एक स्पिंचर और होता है यूरिनरी में, जिसे आप छोटे बच्चों को देखोगे तो वो टॉयलेट कंट्रोल नहीं कर पाते, उसके लिए उसको टॉयलेट ट्रेनिंग करवाई जाती है, जो कि 15 टू 18 मंथ में स्पेशली कराई जाती है। चाइल्डहुड का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे उसमें अपन अवश्य पढ़ेंगे इसके बारे में कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में 15 टू 18 मंथ्स ऑफ एज में उस बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। क्यों दी जाती है? ताकि वो अपने स्पिंचर पे कंट्रोल कर सके, और जब स्पिंचर पे कंट्रोल कर सकता है तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो सीख जाता है कि अपने को अगर टॉयलेट आ रहा है तो वो बोलेगा। ठीक है, अगर उसको टॉयलेट आ रहा है तो वो बोलेगा कि हाँ मेरे को टॉयलेट आया है, तो वो रोक रहा है, इसका मतलब उसको रोक रखा है, उसने अपनी प्रैक्टिस को संभव कर लिया, मतलब सीख चुका है। ठीक है, तो यही चीज आपको समझानी थी। उसके बाद देखें नेक्स्ट, उसके बाद उसका एक्सक्रीशन हो जाता है। सो ये आर्ट प्रोसेस। आर्ट प्रोसेस का मतलब ये कि आप देखिए आर्ट प्रोसेस का मैंने आपको नाम बताऊं तो मैंने जो नाम बताया है ऊपर से स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहला नाम आता है इंजेशन का। इंजेशन का मतलब ये, इंजेशन का मतलब होता है खाने को मुंह में रखना, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसे चबाते हैं, दैट इज कॉल्ड च्यूइंग। फर्स्ट इंजेशन, नेक्स्ट च्यूइंग, जिसको अपन बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। ओके, मैकेनिकल डाइजेशन। नेक्स्ट थिंग, मैकेनिकल डाइजेशन के बाद आता है क्या? मैकेनिकल डाइजेशन के बाद आता है उस फूड का आगे की तरफ प्रोसेस करना। आगे की तरफ प्रोसेस से मतलब ये कि ये यहां से फूड अब आगे की तरफ जाएगा तो उसको बोलते हैं स्वेलोइंग। ठीक है, इसी में एक प्रोसेस आती है जिसको बोलते हैं डेग्लूटिनेशन। ठीक है, डेग्लूटिनेशन का मतलब प्रोसेस ऑफ स्वेलोइंग। और उसके बाद नेक्स्ट आता है डाइजेशन में कौन सा डाइजेशन? केमिकल डाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 केमिकल डाइजेशन के बाद होता है फूड का आगे की तरफ मूवमेंट, जिसे अपन बोलते हैं क्या?
पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बाद आता है क्या? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बाद में आता है प्रोपल्जन। क्या आता है? प्रोपल्जन, प्रोपल्जन, प्रोपल्जन। और उसके बाद 8th मूवमेंट आता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। एंड लास्ट में 9th मूवमेंट होता है इसका एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन। ठीक है, देखो मैंने 8 इसलिए बोला था आपको, 8 बोलने का कारण देखिए, ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से ये फूड आगे की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए जो ये प्रोपल्जन जो लिखा हुआ है, ये प्रोपल्जन इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से होता है। ठीक है, इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से होता है, इस कारण से इनको एक ही गिना गया है, लेकिन अपनों ने दोनों प्रोसेस को अलग अलग लिखा है, तो इसको आप ऐसा नहीं समझे। अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि कितनी प्रोसेस होती है फूड को एक्सक्रीट आउट करने के लिए, ऐसी कभी नहीं आएगी, ये जस्ट आपको समझाने के हिसाब से था। ठीक है, तो इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा कि ओरिजिनली प्रोपल्जन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से होता है। ठीक है, सो ये आपके लिए डाइजेशन का एक पोर्शन हुआ। अब देखिए कुछ आगे की तरफ अपन बढ़े, तो देखिए अब अगर अपन आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पर आगे की बढ़ने की से मतलब ये कि मैंने आपको ये सारी प्रोसेस बता दी, ये प्रोसेस मैंने आपको कंप्लीटली बता दी है। अब इस प्रोसेस से आपका मतलब समझिए, ये लास्ट वाला जो पोर्शन था, वो जो मैंने 9वां पॉइंट आपको शायद देख नहीं रहा होगा, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। सो देखिए ये लास्ट प्रोसेस एक्सक्रीशन होती है। अब मैंने ये बोला कि केमिकल डाइजेशन होता है, मैकेनिकल डाइजेशन होता है। अब देखिए मैकेनिकल डाइजेशन से क्या मतलब होता है, तो देखिए मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब ये होता है कि जहां पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी या एक्स्ट्रा प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, या फिर यूं बोलिए कि उसमें किसी भी प्रकार के केमिकल की जरूरत नहीं पड़ती। मैकेनिकल इन द सेंस मशीन की तरह कार्य करने वाला। मशीन की तरह कार्य करने का इसका मतलब होता है कि ग्राइंडिंग करना, और ग्राइंडिंग कहाँ पे होती है? मुंह में होती है। दैट मीन्स यहाँ पर इसलिए इसको बोला गया है मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक है, अब देखिए ये प्रोसेस हो गई, अब आपको पता भी पड़ गया कि प्रोसेस में ऐसा ऐसा होता है, लेकिन अब आप जानिए कि आखिर ये जो फूड अपन खा रहे हैं, ये फूड खाने के बाद इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या होने के साथ ही साथ अपने को ये भी पता होना चाहिए कि ये कैसे डाइजेस्ट होता है। फिर साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि ये फूड जो डाइजेस्ट हो रहा है, ये फूड डाइजेस्ट होने के बाद किस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हुआ, किस तरीके से आपने इसको आगे की तरफ प्रोसेस की, वो मैंने आपको बता दी कि प्रोपल्जन या एक्सपल्जन जो होता है वो प्रोसेस के थ्रू लास्ट एंडिंग की प्रोसेस में आते हैं। लेकिन कैसे फूड का डाइजेशन हुआ, कैसे कार्बोहाइड्रेट छोटे प्रोडक्ट में डिवाइड हुआ, कैसे वो एब्जॉर्ब हुआ, ये सारी प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। तो देखो उसके लिए अपन एक स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं। मैंने वैसे आपको एक एंडोक्राइन में एक एंजाइम पढ़ाया हुआ है, आप लोगों को पता होगा, बेशक पता होगा, वहां पर मैंने आपको उसके बारे में बताया भी था। एनहाइड्रेट ग्लूकोनिडेज करके एक एंजाइम पढ़ाया था मैंने आपको, याद करिए अगर याद नहीं हो तो, जब एंडोक्राइन की क्लासेस लें आप उस समय आपको याद करना है कि मैंने आपको बताया क्या था कि ग्लूकोज से, इंटेस्टाइन से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने में वो हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको एंडोक्राइन में समझ में आएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए, अब आपको बात करें कि जो अपन खाना खाते हैं उसमें खाने में होता क्या क्या है, तो देखिए 3, 4 और 5 चीजें। कितनी चीजें मानते हैं अपन? बेसिकली और भी बहुत सारी चीजें होती है, बट ठीक है, उसमें से जो खास 5 चीजें हैं उनके नाम मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, उसके बाद बात करते हैं प्रोटीन की, बिल्डिंग मटेरियल ऑफ बॉडी, उसके बाद बात करते हैं फैट की, वसा तेल, उसके बाद बात करते हैं मिनरल्स की, और लास्ट में बात कर सकते हैं अपन किसकी? विटामिन की। ये वो प्रोडक्ट है जो किसी न किसी, जो भी आप खाना खाते हैं उसमें अवेलेबल होते ही होते हैं। तो देखो ये कैसे कार्बोहाइड्रेट आपने खाया, आपको नहीं पता, आपने तो खाना खाया है। अब खाना खाने के बाद कैसे इसका डिवाइडेशन होता है, कैसे इसका अलग अलग रूपों में रूपांतरण होता है, कैसे इसके फूड का डाइजेशन होता है, वो सारी चीजें अपन समझते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन कार्बोहाइड्रेट को ही ले लें, कार्बोहाइड्रेट को ले लें। तो देखो कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पहला ले रहा हूं मैं कार्बोहाइड्रेट को,
ठीक है, आप समझना इसको, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो देखिए ये जो है एमाइंस ग्रुप के होते हैं। कौन से ग्रुप के? एमाइंस ग्रुप के। एमाइंस ग्रुप का मतलब ये कि जब आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो उस केमिस्ट्री में एक वर्ड आता है, ठीक है, उस वर्ड के हिसाब से इसको कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो अणु हैं इनको एक वर्ड ग्रुप में डिवाइड करके रखा जाता है, वहां पर इसका नाम आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो कार्बोहाइड्रेट है, तो इसको डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम्स होंगे उनका नाम इन्हीं के आधार पर पड़ा था। तो इनको बोलते हैं अपन क्या? अमाइनोलाइटिक। अमाइनोलाइटिक, एमिनोलाइटिक भी बोल सकते हो आप, अमाइलोलाइटिक भी बोल सकते हो, ठीक है। अमाइलोलाइटिक। अमाइलोलाइटिक का मतलब अमाइलेज से होता है, आपको यहां पे मैं बता देता हूं ये, ठीक है। अमाइलेज एक एंजाइम भी होता है, ठीक है। अमाइलेज एक ग्रुप भी है, वो मैं आपको अच्छे से समझा नहीं सकता, केमिस्ट्री की बात है, सो ठीक है। अमाइलोलाइटिक, अब देखो अमाइलोलाइटिक में भी जो बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो क्या होते हैं, धीरे धीरे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं को तोड़ते हुए उसके डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं। तो देखिए अब इस अमाइलोलाइटिक को आप समझिए। इस अमाइलोलाइटिक को मैं आपको समझाने जा रहा हूं, तो थोड़ा सा अपना ध्यान यहां पर केंद्रित रखिएगा कि क्या क्या ऐसा होता है, क्या क्या आपके पास अवेलेबल है जो इस कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने में हेल्पफुल होते हैं। तो देखो आप जो खाना खाते हो वो छोटे छोटे टुकड़ों में होता है कि एक बड़े रूप में होता है? एक बड़े रूप में होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट का जो बड़ा रूप होता है उसको बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। क्या बोलते हैं? सबको पता है पॉलीसेकेराइड। अगर आपने आपकी जो बायोकेमिस्ट्री है वो अगर अच्छे से पढ़ी है तो ठीक है। ये क्या होता है? पॉलीसेकेराइड रूप में होता है। कौन से रूप में? पॉलीसेकेराइड रूप में। अब देखिए पॉलीसेकेराइड से आप सबको पता होगा डाइसेकेराइड होता है, डाइसेकेराइड होता है, डाइसेकेराइड से मोनोसेकेराइड होता है, मोनोसेकेराइड होता है, और मोनोसेकेराइड ही कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई है। मोनोसेकेराइड ही कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई है। तो कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे छोटी इकाई है उसी को तो डाइजेस्ट करना है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपके पास क्या क्या अवेलेबल है? तो देखिए ओरिजिनली एक बात और अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है, कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से। कहां से? माउथ से। अब आप बोलोगे कि सर माउथ में तो खाना रखा है, कैसे पॉसिबल है? तो देखो यहां पर भी एक सिक्रीशन अवेलेबल होता है जिसको बोलते हैं सलाइवरी सिक्रीशन। उस सलाइवरी सिक्रीशन में एक एंजाइम होता है जिसे अपन नाम देते हैं, एक तो इस पॉलीसेकेराइड को कन्वर्ट करने के लिए, डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसे अपन बोलते हैं टाइलिन। क्या बोलते हैं? आपको नाम शायद होगा पता, वैसे हम लोग तो इसको पटाइलिन बोलते थे लेकिन ये टाइलिन ही ठीक है क्योंकि यहाँ पी साइलेंट होता है, टाइलिन, ठीक है। टाइलिन एंजाइम होता है जो पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करता है। लेकिन एक एंजाइम और है जो पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करता है, उसका नाम होता है पैनक्रियाटिक अमाइलेज। क्या होता है? पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है। पैनक्रियाटिक अमाइलेज ये पैनक्रियास से निकलता है, टाइलिन जो कि कहां से निकलता है? जो कि निकलता है आपके सलाइवरी ग्लैंड से। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होना चाहिए कि माउथ से स्टार्ट होता है। कहां से? माउथ से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए इसे डाइसेकेराइड को कन्वर्ट करने के लिए 3 एंजाइम होते हैं। देखो 3 बड़े प्रोडक्ट डाइसेकेराइड के होते हैं। डाइसेकेराइड को 3 बड़े प्रोडक्ट होते हैं। पहला प्रोडक्ट आप सबको पता होगा माल्टोज जिसे बोलते हैं, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए माल्टेज। एक प्रोडक्ट होता है सुक्रोज जिसको कन्वर्ट करने के लिए सुक्रेज, और एक होता है आप सभी को उसके बारे में पता होगा जिसे अपन लैक्टोज बोलते हैं या लैक्टोज के लिए लैक्टेज।
तो ये 1 2 और एक 3 एंजाइम हो गए। ठीक है, 1 2, अब गिनिए कितने हो रहे मेरे साथ, गिनिए 1 2 3 4 और एक 5। ये 5 एंजाइम ऐसे हैं जो कार्बोहाइड्रेट के बड़े प्रोडक्ट यानी पॉलीसेकेराइड को छोटे भाग यानी कि मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि ये माउथ है, यहां से स्टार्ट हुआ और ये इंटेस्टाइन है, यहां पर ये एब्जॉर्ब करने लायक बना देते हैं। ठीक है, ओके। तो देखो ये लास्ट वाला जो वर्ड है, यानी कि यहाँ पर ये जो मोनोसेकेराइड है ये सबसे छोटी इकाई है। अब इस छोटी इकाई को डाइजेस्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सो यहाँ पर खत्म हो जाता है मोनोसेकेराइड का डाइजेशन। अब देखो ये कुछ इस तरीके से टूटा, जैसे ही वापस फैट भी टूटेगा। फैट में क्या क्या होता है, ठीक है, प्रोटीन टूटेगा, प्रोटीन में क्या क्या होता है, तो आप लोगों को एक एक करके बताते जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट का हो चुका है, आप लोग समझिएगा कि कहाँ कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, तो आपको पता पड़ जाएगा। अगर मैं बात आपसे पूछूं कि पेनक्रियाटिक अमाइलेज कहाँ पर अवेलेबल होगा, तो आपका जवाब सीधा आना चाहिए, जैसे अपनों ने सिस्टम मैंने बताया आपको कि ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ ये होता है, वैसे ही आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि ड्यूडेनम के वहां पर पेनक्रियाटिक एंजाइम की पेनक्रियाटिक डक्ट खुलती है, जिसको मैंने आपको नाम दिया है। क्या नाम मैंने आपको बताया है कि स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, वहां पर वो ओपन हो रही है। कहां पर ओपन हो रही है, ड्यूडेनम पे। इसका मतलब ये कहां की बात हो रही है, ये जो पेनक्रियाटिक अमाइलेज ये कहां पे अवेलेबल होगा, ड्यूडेनम में। बाकी सारे किसमें होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन तो ड्यूडेनम भी है, तो बाकी कहां पर, उससे आगे वाले पोर्शन में अवेलेबल होंगे। ठीक है, सो ये बात समझने की है। आपसे ये नहीं पूछेंगे कभी कि कहां पे कौन सा एंजाइम होता है, कभी कभार पूछ लेते हैं कि टाइलिन एंजाइम जो होता है वो कहां पर अवेलेबल होता है, और कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो कहां से स्टार्ट होता है। सो कार्बोहाइड्रेट का मैकेनिकल डाइजेशन ओरिजिनली कहां से स्टार्ट होता है, माउथ से, और साथ ही साथ उसका केमिकल डाइजेशन भी कार्बोहाइड्रेट का कहां से स्टार्ट होता है। देखो, केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड कहां से स्टार्ट होता है, माउथ से। ये बात दिमाग में रखिएगा, काम की है। उसके बाद देखिए, उसके बाद अपन आगे बढ़े, और आगे बढ़ने पर अपने को मिलता है क्या, आगे बढ़ने पे अपने को दूसरा जो प्रोडक्ट है उसकी बात कर लेते हैं, फेट की बात करते हैं, फेट की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो फेट, अब अगर आपको फेट की बात करें तो फेट जनरली अगर अपन बात करें तो फेट का तो एक सीधा फंडा है कि जो फेट है वो फेट क्या होती है, सुनिएगा समझिएगा, कि जो फेट होती है उस फेट का डाइजेशन के लिए 3 एंजाइम, ओरिजिनल बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं लेकिन उसमें से 3 एंजाइम ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो उनके नाम देखिए। सबसे पहले आप नोट करते जाइएगा साथ साथ में, तो ठीक रहेगा। 2 मिनट रुकिए। तो देखिए, अपन फेट की बात करें, सो फेट की अगर अपन बात करते हैं तो देखिए फेट में सबको पता हो कि फेट का जो बड़ा प्रोडक्ट है उसको बोलते हैं अपन ट्राइग्लिसराइड। क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड। अब देखो ये जो ट्राइग्लिसराइड है, ये ट्राइग्लिसराइड जो है, अभी आपको सबको एक जनरल थिंग बता दें, जो ऑयल होता है वो पानी में सोल्यूबल होता है या इनसोल्यूबल होता है, ये आप अपने दिमाग से बताइए। क्या जो फेट है या जो आप जिसकी बात करते हैं, किसकी, ऑयल की, वो सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है। तो देखो ट्राइग्लिसराइड जो होता है, ये ट्राइग्लिसराइड फेट का सबसे बड़ा प्रोडक्ट होता है। अब इस ट्राइग्लिसराइड में आपको पता है कि जो वाटर की अगर अपन बात करें तो सबको पता है कि जो तेल है वो पानी में घुलनशील नहीं होता है। तो देखो यहाँ पर एक आपको पता है बाइल साइड होता है, जो कि मैंने आपको बताया कि कहाँ से निकलता है, जो कि निकलता है कहाँ पर, गाल ब्लैडर से। वो गाल ब्लैडर से निकलने के बाद इस ट्राइग्लिसराइड को कन्वर्ट कर देता है, ये तो है इनसोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल। और ये ट्राइग्लिसराइड जो बनता है, ये जो ट्राइग्लिसराइड बनता है ये बन जाता है सॉल्यूबल इन वाटर, सॉल्यूबल इन वाटर। सो ये एक बना। ठीक है, अब देखो ये ट्राइग्लिसराइड जो है, ये ट्राइग्लिसराइड
ये 3 भाग है, ट्राई का मतलब 3 अणु आपस में मिले हुए हैं, ऐसा समझिए आप। मतलब एक से एक या एक से अधिक अपने को उस प्रोडक्ट को एक वाले प्रोडक्ट पे लाके छोड़ना है ताकि अपन उसे एब्जॉर्ब करवा सके। तो देखो ये कन्वर्ट हुआ फिर किसमें, मोनोग्लिसराइड में। किसमें कन्वर्ट होगा, मोनोग्लिसराइड में। ठीक है, अब देखो मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट करने के लिए, ये ट्राइग्लिसराइड से इस मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक लाइपेज। क्या होता है, पैनक्रियाटिक लाइपेज। पैनक्रियाटिक लाइपेज एक एंजाइम है जो इसको ट्राइग्लिसराइड से मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देता है। फिर उसके बाद देखिए एक और एंजाइम्स आता है जो इस मोनोग्लिसराइड को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। अब ये यहां पर भी एक एंजाइम होता है जिस एंजाइम्स का नाम होता है इंटेस्टाइनल लाइपेज, जिसे बोलते हैं इंटेस्टाइनल लाइपेज। तो 3 हार्मोन हो गए, 3 एंजाइम्स होते हैं। यहां पर एंजाइम्स नहीं होता, ये 2 एंजाइम्स होते हैं, लेकिन उसके बाद ये यहां से क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। इस एब्जॉर्प्शन में एक एंजाइम हेल्पफुल होता है, वो मैं आपको आपके जो एंडोक्राइन सिस्टम है वहां पर मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए कि वहां पर कौन सा था। इसके लिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं इसको, आप कल मुझे इसे ग्रुप में भेजें कि ये क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए लास्ट प्रोडक्ट बचता है। जो लास्ट प्रोडक्ट है, उस लास्ट प्रोडक्ट की अगर अपन बात करें तो जो लास्ट प्रोडक्ट है उस लास्ट प्रोडक्ट का नाम होता है प्रोटीन। क्या होता है, प्रोटीन। अब अपन बात कर रहे हैं प्रोटीन की, इसकी प्रोटीन की। तो देखो प्रोटीन का भी आप लोगों को पता है कि सबसे बड़ा पोर्शन, ये तीसरा पोर्शन लास्ट वाला है। अब देखिए प्रोटीन जो होता है उसका भी एक बड़ा पार्ट होता है, उसे भी छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो प्रोटीन का जो बड़ा पार्ट होता है उसको बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। ये सबसे बड़ा पार्ट। अब इस पॉलीपेप्टाइड को छोटे छोटे भागों में डिवाइड होना पड़ेगा। छोटे छोटे भागों में डिवाइड होना, ये छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड जो है ये पेप्टाइड में कन्वर्ट होंगे। किसमें कन्वर्ट होंगे, पेप्टाइड में। अब यहां पर पेप्टाइड में कन्वर्ट होने के लिए इनके पास होता है एक एंजाइम काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन और एक और होता है पेप्सिन। तो 1 2 और 1 3 तो हो गए। अब ये पेप्टाइड भी छोटे छोटे भागों में डिवाइड होता है, जिसको बोलते हैं, छोटे भाग को बोलते हैं अमाइनो एसिड्स। और ये अमाइनो एसिड्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो अमाइनो एसिड्स बने हैं ये एक एंजाइम की वजह से बनते हैं। इस एंजाइम का देखिए इसी के नाम पे पड़ा हुआ है, जिसको अपन बोलते हैं पेप्टाइडेज। ये एंजाइम्स को इसमें कन्वर्ट करता है और ये क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें गिनिए 1 2 3 और 1 4। ठीक है, तो 5 2 और 4, 5 2 4 का मतलब कार्बोहाइड्रेट के लिए 5, फैट के लिए 2 और उसके बाद क्या बचा, प्रोटीन के लिए 4। तो इसके लिए 2 एंजाइम, इसके लिए 5 एंजाइम और इसके लिए 4 एंजाइम्स में डाइजेशन पूरा होता है। सो ये आज के लिए जनरल इंट्रोडक्शन था जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इससे आगे की क्लास देखने के लिए प्लीज इसको थोड़ा अपने आप को शेयर कीजिए और इसको समझिए कि मैंने पढ़ाया क्या है। बाकी लोगों की तरह नहीं, ये बिल्कुल आपके लिए फ्री क्लासेस रहेगी। अगर आप इसको आगे से आगे फॉरवर्ड करते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आने वाले टाइम पे हर चीज से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे। क्वेश्चन के लिए आपको कहीं दूसरी बुक आपको प्रीफर नहीं करनी पड़ेगी। और मैं आपको ये बता दूं कि हर क्वेश्चन आपका बेसिक से लेकर हाई स्टैंडर्ड तक का क्वेश्चन जो है वो यही डिस्कस करेंगे अपन सिंपल तरीके से मतलब ये कि जो मैं आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ाने का मेरा सबसे अलग ही तरीका है। और वो पढ़ाने का तरीका ये है कि मैं सबसे फंक्शन से लेकर चलता हूँ। मतलब फंक्शन से इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज अगर आप फंक्शन से समझोगे तो इसका मतलब आप कहीं भी उस चीज को छोड़ नहीं सकते। अब मैंने आपको बताया है HCl होता है। HCl किस किस का डाइजेशन करता है, मैंने किसी का नाम लिया क्या, नहीं लिया।
अब आप जब आगे बढ़ोगे तो मैं आपको हर एक के बारे में बताऊंगा कैसे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, कैसे फैट का होता है, किसका नहीं होता है, ये चीजें सब समझनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब अपन सर्जरी करेंगे, किसी सर्जरी करेंगे तो उस सर्जरी में कौन सा प्रोडक्ट उसको देना है, कोई डिजीज हुई है तो उसमें कौन सी फैट को कम करना है, कार्बोहाइड्रेट को कम करना है, या फिर प्रोटीन को कम करना है, वो समझेंगे। तो इन चीजों को समझने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले हर एक ऑर्गन से रिलेटेड कहां से किसका डाइजेशन होता है वो समझना जरूरी है। ठीक है, तो ये मैं आपको समझाऊंगा, उसके लिए नेक्स्ट क्लास है के लिए वेट करें। सो नेक्स्ट क्लास विल बी टुमारो या मे बी यस्टरडे। ओके, सो ऑल द बेस्ट।